हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर आज हम बातचीत करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये एक रेखीय प्रश्न है जहाँ से सीधा आपके एग्जाम में आपको रखा हुआ प्रश्न मिलेगा। तो प्रयोगवाद हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले था वो भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल हमने पूरा पढ़ा दिया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वह वीडियो देख लें और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखें। अगर मैं ये शुरू में जो बातें बताती हूँ आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो थोड़ा सा आप स्किप करके आगे वीडियो देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि कोई अचानक से इस वीडियो से देखना शुरू करता है तो वो आसानी से पीछे की वीडियो से जुड़ सकता है। तो भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के बाद दूसरा आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद तीसरे नंबर पर आपका आता है छायावादी युग। छायावादी युग और फिर नंबर 4 पर आपका प्रगतिवादी और फिर नंबर 5 पर आता है आपका प्रयोगवाद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और प्रगतिवाद तक जो चारों काल है इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनके कवि, इनकी रचनाएं, ये सब मैं अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल चुकी हूँ। आपने नहीं देखी हैं तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें। और DSSB के बच्चे मैं जितनी भी वीडियो डाल रही हूँ उन सभी को देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। और जो एस्टेट के बच्चे हैं, UGC नेट के बच्चे हैं, वो भी अपना नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी साहित्य आपको संपूर्ण करवाया जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगवाद देख लेते हैं। प्रयोगवाद के जितने, देखो, प्रयोगवाद और नई कविता। अब हम यहाँ पर नई कविता के बारे में तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा ये मिक्स है। जो कवि प्रयोगवाद में है वो कवि नई कविता में भी हैं, और ठीक है, और जो नई कविता में है वो प्रयोगवाद में भी हैं। इसलिए ये दोनों हमने नाम साथ साथ ले लिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। इसके जितने भी कवि थे और उनकी रचनाएं थी वो सारी मैंने ट्रिक से समझाई हैं। आप देख लें, एक एक आपको थंबनेल मैंने बना के डाल रखा है बहुत अच्छे से। और जो बच्चे DSSB TGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनकी DSSB के नाम से DSSB TGT हिंदी सिलेबस के अनुसार इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसके सारे वीडियोस देखते रहें, आपका हिंदी साहित्य संपूर्ण हो जाएगा। तो आज हम ये कवि और रचनाएं तो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, तो आज हम पढ़ेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्योंकि जो प्रयोगवाद के कवि हैं, मैं शुरू में आपको बता देती हूँ, प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं वो सप्तक में विभाजित हैं। सप्तक का मतलब 7 और 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। प्रयोगवाद के अंतर्गत 4 सप्तक प्रकाशित हुए। तो पहले सप्तक को तो हम कहते हैं तार सप्तक। पहले सप्तक को नाम दिया गया तार सप्तक, और दूसरे सप्तक को दूसरा सप्तक, और तीसरे सप्तक को तीसरा सप्तक, और चौथे सप्तक को चौथा सप्तक कहा जाता है। इस प्रकार से 4 सप्तक हैं, और 4 सप्तक में अगर कवियों की बात करें तो ये 28 कवि हो जाते हैं। अब हम देखते हैं तो महत्वपूर्ण कवियों की जो रचनाएं हैं वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में डाल दी हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि 1943 से जो है प्रयोगवाद की जो सीमा है वो शुरू होती है, और प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 ईस्वी में होता है। और किसके संपादक में तार सप्तक का संपादक होता है, तो वो आज्ञे जी के संपादकत्व में होता है तार सप्तक का संपादन। यानी कि ये पहला ही सप्तक था। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। ठीक है। जैसे कि छायावादी युग के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है, उन्होंने छायावादी नाम से एक रचना की थी। उसी प्रकार से जो प्रयोगवाद है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया। और इन्होंने अपनी कौन सी रचना में किया? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाएं।
इन्होंने शीर्षक प्रयोगवादी रचनाएं नाम से एक शीर्षक के नाम से एक निबंध लिखा और इसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया? प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। मतलब नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाओं नामक निबंध में प्रयोगवाद के जो कवि थे उनको बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो ये प्रश्न पूछे कि प्रयोगवाद के कवियों को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। तो इनमें सभी में साथ साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद कर ले। तीनों सप्तक और तीनों सप्तक के चारों सप्तक और चारों सप्तक के कवि भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस यही पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक का है या तार सप्तक का नहीं है, या निम्न में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक का है। इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद के कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी। तो प्रयोगवाद के जो कवि थे उनको राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो आगे जी ने कहा। और कहाँ कहा? तार सप्तक की भूमिका में, यानी कि जो पहला सप्तक प्रकाशित करवाया उसकी भूमिका में आगे जी ने प्रयोगवाद के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाए। आगे ने दूसरा सप्तक की, अभी हम ये महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सारे पढ़ेंगे कि कौन से सप्तक में कौन से कवि आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तार सप्तक की भूमिका में तो क्या कहा कि राहों के अन्वेषी कहा, और दूसरे सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है आगे जी ने। यहाँ से भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि ये बात को कौन से सप्तक में कही है आगे ने। तो ये बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये दूसरे सप्तक में कही गई है। और वो बात क्या है देख लेते हैं। प्रयोग का कोई वाद नहीं है। ठीक है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं। कह रहा ना तो हम वादी हैं ना हम रहे हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साधे है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साधे नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो दूसरे सप्तक की भूमिका में आगे जी ने कहा कि जैसे किसी कोई रचना करता है उसको कवितावादी कहना जितना सार्थक और निरर्थक है, उतना ही हम प्रयोगवाद के जो कवि हैं उन्हें प्रयोगवादी कहना सार्थक या निरर्थक है। कह रहा कि प्रयोगवादी कवियों के लिए न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ये साध्य नहीं है, केवल साधन है। कविता करना को केवल साधन कहा है इन्होंने। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। कह रहा कि जो प्रयोग किए गए थे, नए नए प्रयोग किए गए थे विषय के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से, जो भी नए नए प्रयोग किए गए थे वो सारे साधन थे। वो हमारे साधे नहीं थे, मतलब हमने उनका सहारा नहीं लिया था, केवल वो साधन थे कविता करने के लिए। दोहरा साधन है। और आगे जी ने दोहरा साधन कहा है क्योंकि वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। मतलब उस सत्य को जान सकते हो जिसे जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है कि कवि किस अपने अपने किस कविता के कौन से माध्यम से लोगों को प्रेषित करता है, प्रेरित करता है, प्रेषण करता है। मतलब अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, अपने भावों को दूसरों तक व्यक्त करता है। तो ये केवल उस साधनों को जानने का भी एक साधन है। ये कहा है आगे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में। तो पहले सप्तक की भूमिका में राहों के अन्वेषी कहा था
और दूसरे सप्तक की भूमिका में ये कहा कि प्रयोगवाद ना तो एक साध्य है और ना ही इष्ट है, प्रयोगवाद केवल एक साधन है और वो भी एक दोहरा साधन है, क्योंकि उससे हमें उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसको आंसर में केवल टिक लगाना है उसको तो इतना ध्यान रखना है कि ये सब बातें दूसरे सप्तक में कही गई हैं, और जिसका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसे तो फिर ये बातें याद करनी ही पड़ेंगी। अब देखते हैं हम तार सप्तक में कौन से 7 कवि आते हैं, हम बिल्कुल ट्रिक से इन्हें याद करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रयोगवाद के अंदर जो पहले सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसे तार सप्तक कहा जाता है, उसकी समय सीमा 1943 थी। यानी कि तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ और इसमें संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। तो ये उनके काल क्रम के हिसाब से आप एज इट इज़ अपने नोट्स बना सकते हैं, ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला कवि आता है तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञे, और अज्ञे का जन्म जो है 1911 में हुआ, देवरिया में हुआ। दूसरे जो कवि हैं रामविलास शर्मा, तो ये इनका जन्म 1912 में हुआ और ये उन्नाव से इनका जन्म स्थान है। ये तो खासकर नहीं पूछते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने यही याद की थी कि तार सप्तक के कौन से कवि हैं तार सप्तक में, तो आपको याद रखना है अज्ञे। ठीक है, अज्ञे, रामविलास शर्मा, इनको याद करने की मैं एक इतनी आसान ट्रिक आपको बताऊंगी कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 थी। और मैंने कैसे याद कर रखा था कि आगे तो भाई नाम बहुत ही रेयर मिलता है। तो ये जो सातों नाम थे, ये मेरे जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई करती थी उस शहर में, उसके दाएं बाएं कोई मेरा अध्यापक, मैंने ऐसे कर रखा था कि ये हमारे उस शहर में थे सारे। ठीक है, तो उस शहर में थे कौन कौन, जैसे कि रामविलास शर्मा, तो आप सभी जानते हैं शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। गजानंद मेरे पापा का ही नाम था। और प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन। आप ऐसे करते हैं राम और गजानंद, प्रभाकर, राम गजानंद और प्रभाकर, नेम, नेमी चंद्र, मतलब नेमी है। नियम कहते हैं ना, अरे ये तो बड़ा नेमी धर्मी है, ये चीज़ नहीं खाएगा, ऐसे याद रख लेना कि आगे अज्ञात जगह पर कौन, राम, आगे राम और गजानंद क्या, और प्रभाकर माचवे, चारों क्या हैं, नेमी हैं। और नेमी है गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल भी हमारे उधर था। तो गिरजा कुमार माथुर गिर गिर जाते हैं भारत में जाकर। ठीक है, एंड नेमी है कौन कौन, आगे रामविलास, गजानंद और प्रभाकर नेमी हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं भारत में जाकर, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताई है, इससे आपको सातों याद हो जाएंगे। और आप भी कर ले कि आपके दाएं बाएं ये लोग कहाँ पर हैं, ऐसे आप हिंट बना ले, कभी जिंदगी में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा सप्तक जो है 1951 में संकलित हुआ और इनके कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। पहला सप्तक आपको याद रखना 1943 में और दूसरा सप्तक 1951 में। ठीक है, और तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में। इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरे सप्तक के जो कवि हैं ये और देखते हैं। अब दूसरे सप्तक के कवि मैंने कैसे कर रखे थे उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि ये जितने भी नाम हैं, ये इन सारे नामों के लोग मेरे गांव में थे, वो शहर में थे और ये गांव में थे, इसलिए मैंने याद रख रखे हैं। शमशेर बहादुर सिंह मेरे गांव में ही था, एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, उसके पापा का नाम शमशेर था, भवानी मेरी ताई का नाम था, शकुंतला एक भाभी का नाम था, हरि नारायण, नारायण हरि नारायण भी कोई था पंडित हमारे उधर, नरेश मेहता ये भतीजा था, धर्मवीर ताऊ जी का लड़का और रघुवीर एक ताऊ जी थे। तो ये आप इस तरीके से आप अपना ये ट्रिक बना सकते हैं कि ये तो हमारे गांव में ही है, तो दूसरा सप्तक जो है पूरा हमारे गांव में है। इस तरीके से आप ट्रिक रख लें, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। शमशेर ये कॉमन नाम है, सभी के मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको, और ये इनके जन्म है, तो जन्म स्थान आप करें तो ठीक है, नहीं तो इनको क्रम से आप लगा लें और क्रम से ही याद रखें।
शमशेर बहाने, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता। वैसे आज तक ये ट्रिक्स क्रम से लगाने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ऐसे ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सा कवि कौन से सप्तक में है, तो आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, शायद आपको याद हो जाएंगे। और तीसरे सप्तक में हम बात करते हैं। तीसरा सप्तक में संकलित कवि, तीसरा सप्तक जो है कब संकलित हुआ, तो 1959 में हुआ, 1959 में। और इसके जो कवि हैं वो निम्नलिखित हैं। अब इसको भी याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताती हूँ। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार सिंह और कीर्ति चौधरी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, नीचे नीचे तो कै कैसे हैं, केदार सिंह और कीर्ति चौधरी दोनों कै कैसे हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखना इसमें नारायण है और विजय देव नारायण और कुंवर नारायण, ये तीनों नारायण हैं। प्रयाग में जब गए तो विजय हुई कुंवर की। प्रयाग नारायण, विजय देव नारायण और कुंवर नारायण। तो याद रख लेना का प्रयाग में कौन साथ हो गया था, मदन वात्स्यायन। ऐसे आप एक दो बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि दो तो कैसे हैं, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, और तीन जो है ये नारायण है और दूसरे नंबर पर मदन आ जाता है। और बीच में यो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्व मतलब ये इधर भी है और ये इधर भी है। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं और सभी याद कर सकते हैं। अब आता है हमारा चौथा सप्तक और चौथा सप्तक की जो कवि हैं, इसमें भी 7 कवि हैं, देख लेते हैं एक एक करके। चौथा सप्तक 1979 में संकलित हुआ और इसमें जो 7 कवि आती हैं उनमें सबसे पहले अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो इसको भी आप इस प्रकार से याद कर लेना कि आपके कहीं जैसे कि गांव से करो या शहर से करो, जिन ये नाम जहां पर भी आपको दिखाई देते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देखो जैसे रह से ही है, राजकुमार, श्री राम और राजेंद्र, ये 3 आपको याद कर लेने हैं इस तरीके से। और अवधेश, अवधेश और नंद दोनों अपने स्वदेश में रहते हैं। ठीक है, और एक लेडीज है इसमें, सुमन राजे, आपको याद कर लेना है। और प्रश्न भी पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे चौथे सप्तक के भी कवि। और एक दो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रयोगवाद से संबंधित वो और हम देख लेते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे को दिया जाता है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। और अब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है ये देख लेते हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं, मतलब ये नए नए कुछ रास्ते खोजना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कवि कहा है रामविलास शर्मा ने, एक अन्वेषक कहा है। और प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि प्रवृत्तियों का जरूर हमें पता होना चाहिए। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य प्राधान्य और यथार्थवाद का आग्रह। यथार्थ होता है कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा बिल्कुल सत्य, यथार्थवाद का आग्रह है इसमें। निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य प्राधान्य और उपमानों की नवीनता। उपमानों का मतलब कविता को लिखने के लिए नए नए उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग किया। साधारण विषयों का निरूपण, पहले कवि क्या करते थे, कोई विशेष विषय ढूंढ कर लाते थे फिर उस पर रचना करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रयोगवाद के अंतर्गत एक सामान्य से विषय पर भी रचनाएं होने लगी और भाषा का प्रयोग जो कि खड़ी बोली का प्रयोग होने लग गया था। तो अहमवाद की प्रवृत्ति थी, निराशावाद भी था और यथार्थ को दिखाने का आग्रह भी था कि तुम जनता को प्रलोभित मत करो, झूठी प्रशंसा मत करो, जो कुछ समाज की दशा है वैसे ही, या जो कुछ तुम अपनी आंखों से देख रही हो कुछ इसी प्रकार का अपने काव्य में भी आप मतलब शामिल करें। ठीक है, प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। तो सिगमंड फ्राइड का नाम एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में आता है, तो इसमें भी प्रयोगवाद जो है फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है।
प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार से हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कही है ये बात, और अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं ये बातें, आपको ध्यान रखनी है कि शैलीगत विद्रोह तो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, और प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, अनुसंधान कहा है केसरी कुमार ने, और प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर सहाय ने कही है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, तो ये बात कही है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ये थे हमारे प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने इस वीडियो में सभी बताई, सब तक के कवि बताई। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आपकी प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखें।